NCERT क्लास 9 साइंस। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल। तो हम लोग को बेसिकली दो तरह के सेल पढ़ने, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल की सबसे आउटर, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको वो सेपरेट करता है बाहर के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एनिमल सेल है, तो इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देता है, ठीक है। और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने नहीं देता है। तो एक तरह से सेलेक्टिव होता है, सेलेक्ट करता है कि क्या क्या अंदर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, क्या क्या बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। वो कुछ चीज़ों को बाहर मूव करने से रोकता है। इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो वो मेम्ब्रेन होता है सेलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब सेलेक्ट करता है, सब चीज़ बाहर नहीं जा सकती हैं, सब चीज़ अंदर नहीं आ सकती हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? तो जो सेल के अंदर सब्सटेंसेस मूव करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑक्सीजन, उनको अंदर आना चाहिए या आएंगे वो, और जो वेस्ट मटेरियल से वो बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? एग्जांपल के लिए जैसे सब्सटेंसेस लाइक CO2 और O2, ये जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन, हमने डिफ्यूजन देखा था, वो डिफ्यूजन के कारण ही अंदर से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर आती हैं। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन मात्रा ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा, तो बाहर से मतलब ज़्यादा से कम की तरफ वो आ जाएंगी। तो डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, जहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगा। उसी प्रकार जो वाटर होता है वो भी ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर या बाहर आ जा सकता है। अब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण। ये मैं अभी नहीं, वैसे NCERT में आप उसको पढ़ सकते हैं, पर अभी हम लोग बस इतना जानकर आगे बढ़ते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और वो किससे बना होता है? लिपिड्स से और प्रोटीन्स से। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग को 11th में स्टडी करना है डिटेल में, लेकिन हमें अभी बहुत ही बेसिक में आगे बढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स से और प्रोटीन से बनता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। तो जो स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो इसी माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अमीबा एक्वायर्स द फूड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो जो अमीबा होता है वो जो फूड एक्वायर करता है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही एक्वायर करता है, जो फॉल्स फीड स्यूडोपोडिया बनाता है। ये हमें आगे स्टडी करना है, जिसके कारण वो फूड को अंदर लेता है। अगला हमारे पास है सेल वॉल। तो जो एनिमल सेल है उनमें तो सबसे बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। लेकिन जो हमारे प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल वॉल भी होता है। रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही रिजिड आउटर कवरिंग, मजबूत आउटर कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अब जैसे हमने देखा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड्स से और प्रोटीन से, उसी तरह जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल मेनली सेलुलोज से बना होता है। और जो सेल वॉल होता है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, है ना। उनके स्ट्रक्चर मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, हमने देखा। तो वो जो सेलुलोज होता है, सेल वॉल होता है, वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो हमने जैसे देखा था कि ऑस्मोसिस से वाटर अंदर बाहर हो सकता है। तो जो लिविंग सेल्स होते हैं सिर्फ उनमें ऐसा होता है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, लेकिन डेड सेल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर जैसे ये एनिमल सेल है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। पर अभी हम लोग इसका सबसे मतलब बेसिक जो शेप है वो देख लेते हैं। तो जनरली ऐसा शेप का देख सकते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये एनिमल सेल होता है, इसकी देखिए आउटर कवरिंग है, जहाँ मैंने थोड़ा शेड किया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसी तरह ये आपका प्लांट सेल है, और इसमें ये जो अंदर है ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो ये वाला है वो सेल वॉल है। फिर एडजेसेंट सेल वॉल होता है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। तो यहाँ मैंने एक सेल वॉल ड्रॉ किया है। उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके। तो जैसे सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, कवरिंग जैसा होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग होता है, और ये डबल लेयर कवरिंग होता है, 2 लेयर में होता है। इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये देखिएगा न्यूक्लियर हो जाएगा। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में थोड़े पोर्स होते हैं, छेद जैसे होते हैं, जिससे जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट ट्रांसफ़र है, जो बाहर जाने चाहिए और बाहर से अंदर आने चाहिए, वो इसके द्वारा, पोर्स के द्वारा हो जाते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस को ज़रूरत होती है बाहर भेजना है या जो उसे अंदर लेना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली होता है कि फ्लूइड जैसा होता है जो चारों तरफ होता है, ये न्यूक्लियस है। तो जो चीज़ उसको अंदर से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजिए, वो भेजनी है, वो पोर्स के द्वारा भेज सकता है। और कुछ साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है तो वो भी पोर्स के द्वारा आ सकता है। तो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये विजिबल तभी होते हैं जब सेल डिवाइड करता है। तो सेल का डिवीजन होता है माइटोसिस, मियोसिस, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। इसे 11th में हमें स्टडी करना है, या हायर क्लासेस में अगर आप ये बायो डोमेन लेते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो स्टडी करना है। पर अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है, वो 11th में हमें थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना है। तो क्रोमोसोम्स, सेल डिवीज़न क्या होता है, कितने फेजेस होते हैं, कैसे होता है, तो क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में। इनमें डीएनए होता है, और जिसके कारण जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के, वो चाइल्ड में आते हैं, बच्चे में आते हैं। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसे हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है 11th-12th में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे कैसे बना होता है। अगला हमारे पास है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो हमने देखा था जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड्स और प्रोटीन से। सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से। वैसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड, किससे बने होते हैं? डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। तो डीएनए में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट, जिससे सेल कंस्ट्रक्ट होता है, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट हो और कैसे ऑर्गेनाइज हो सेल, ठीक है, उसमें क्या क्या हो, कहाँ पर क्या हो, ऐसे करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है सेल के बारे में, वो डीएनए में रहती है। अब जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। मतलब सेल जब डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ऐसे करके हमने देखा था एक एक सेल 2 में बनता रहता है। तो उसका जो कंट्रोल सेंटर होता है, कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। अगला हमारा आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? द सेल्स विच लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो हमने पहले पढ़ा जैसे सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होता है डबल लेयर, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ सेल्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, लैक मतलब नहीं रहता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को, उन जीव को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स रहता है उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है यूकैरियोट्स, जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोटिक cells. The organisms which contain eukaryotic cells are known as eukaryotes. तो जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन जीव में
यूकैरियोटिक सेल्स रहता है। और यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे यहाँ पर डिवाइड हुआ है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस सेल में रहेगा तो उसको यूकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। और जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं, अपनी तरह अपने लैंग्वेज में नोट्स में लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो आगे हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बैक्टीरिया दिया है एनसीईआरटी में। The nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे एनिमल सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो डिफाइन करता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने के कारण जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होते हैं वो थोड़े बिखरा सा रहता है, ऐसा कोई वेल रीजन नहीं होता है कि कहाँ तक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पर कि द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी पुअरली डिफाइंड, ऐसा कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि यहीं तक है या ये है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसको कोई कवर करने वाला नहीं है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, ऐसा हम समझ सकते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड्स, तो उसमें बस न्यूक्लिक एसिड्स होता है उस रीजन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसे हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पर ये मैंने बैक्टीरिया का बनाया और यहाँ पूरा नहीं बनाया, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको आगे स्टडी करना है बायो में। ठीक है, ऐसे, और फिर इसमें और भी चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने नहीं बनाया है। मैंने एक बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये सेल वॉल है, और बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। ठीक है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियोइड है, जो अनडिफाइंड रीजन है न्यूक्लियस का, जिसमें न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अगला हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो एक फ्लूइड कंटेंट होता है, एक फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिनको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ये कंटेन करता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उसमें चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जिस तरह से सेल के चारों तरफ था, न्यूक्लियस के चारों तरफ था, वैसे ऑर्गेनेल्स के भी चारों तरफ एक कवरिंग होता है जिसे हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोट्स, अभी हमने देखा था प्रोकैरियोट्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन एडिशन टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता ही है, साथ में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन नहीं होता है चारों तरफ, है ना। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स उनमें नहीं पाए जाते हैं। इन यूकैरियोट्स द सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। तो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, और साथ में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होता है। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो डिफरेंस है ये एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में अनसॉल्व में था, तो कुछ कुछ ब्लैंक्स छोड़े गए थे जिसमें यहाँ पर हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। इनके साइज़ बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो इनके साइज़ माइक्रोमीटर में होते हैं। तो दीज आर जनरली स्मॉल, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनके साइज़ होते हैं, और माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। और ये यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर्ड, इनका साइज़ 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। न्यूक्लियर रीजन, यहाँ पर ब्लैंक छूटा हुआ था, तो इनका न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, तो आप इसको देख के लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड होता है, तो दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, और इसमें सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। क्रोमोसोम्स इसमें सिंगल एक ही होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट,
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पर ब्लैंक था। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ एब्सेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। क्लास नंबर 2 हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हम लोग अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।